अरे वो यस जीपी सर। बता रहा हूँ, जीपी इसमें नहीं कराऊंगा मैं क्लास में, सिग्मा में ये प्रॉब्लम हो रही है तो वो फिर सर जीपी ट्रायंगल खाली होते हैं। बाद में। सर पहले कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद करेंगे। हाँ एनटीएससी होगा भी कि नहीं होगा उसका पहले पता तो चले, ठीक है। अभी तो पूरे साल बचा हुआ है, दिसंबर तक तो क्लास होंगी तुम लोगों की, दिसंबर से आगे भी हो सकती है, कभी भी बता दूंगा। जीपी बताने में एक क्लास लगना है, 1-1.5 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा, वो तो कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी कराने से बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, बाकी बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे बुरी तरह से। तो 6 चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल। और सिमिलर ट्राइंगल है, 9th क्लास में तुम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी तो पढ़ा ही था। तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था कि दो फिगर्स जो होते थे एग्जैक्टली सेम होते थे, है ना। जैसे मान लो ये एक ट्राइंगल है, तो बार बार तुम्हें कंपैरिजन ये करना होता था कि कहीं पर ऐसा ही कुछ एक फिगर दिया होता था, मैं लो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं, ये तो बिल्कुल सेम फिगर है, ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल फिगर्स है, सेम, क्योंकि कॉपी पेस्ट किया है मैंने, बिल्कुल सेम है। सेम सेम बोलना गलत हो जाएगा, एग्जैक्टली इक्वल है ऐसे कहना चाहिए। दोनों फिगर्स जो है ये एग्जैक्टली इक्वल है। ये इसमें देखा जाए तो एबीसी ट्राइंगल में एबी और डीईएफ में डीई बराबर है, एसी जो है वो डीएफ के बराबर है, और बीसी जो है वो ईएफ के इक्वल है। एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा, एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल होगा क्लियरली, और एंगल सी बच्चों एंगल एफ के इक्वल होगा। तो ये सभी बच्चे जानते हो कि कॉन्ग्रुएंसी यही था कि भाई एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सेम वर्ड बार बार क्यों मैं गलती से बोल रहा हूँ, सेम वर्ड यूज करते हैं सिमिलैरिटी के लिए, इक्वल वर्ड यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तो ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है, लिटरल मीनिंग अगर हम बात करें डेली लाइफ वाले लैंग्वेज में बात करें तो इसका मतलब होता है इक्वल, एग्जैक्टली से एग्जैक्टली इक्वल। लेकिन ये जो चैप्टर है ट्राइंगल, इसमें हम लोग कॉन्ग्रुएंसी नहीं सिमिलैरिटी की बात करेंगे। तो सिमिलैरिटी का मतलब कैसा होता है, सिमिलर का मतलब कैसा होता है, सिमिलर का मतलब होना है एक जैसा होना, ठीक है। हिंदी में बोले तो एक जैसा होना, एक जैसा दिखना चाहिए। तो एक जैसे, जैसे सर्कल्स की बात करें बच्चों, तो सर्कल आप बड़ा सा ले लो चाहे छोटा सा ले लो, देखो ये सर्कल है चाहे ये सर्कल है, एक जैसे दिखते हैं बिल्कुल, ऐसा लगता है इसका छोटा भाई है। ऐसे ही स्क्वायर्स जितने होते हैं सब एक जैसे दिखने वाले होते हैं, इसीलिए हम इनको सिमिलर्स कहते हैं। जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो सब आपस में सिमिलर होते हैं। ऐसे ही जितने सर्कल्स होते हैं वो सब के सब आपस में सिमिलर होते हैं। कोई भी सर्कल ले लो किसी भी साइज का, आपस में सिमिलर, क्योंकि एक जैसे दिखते हैं, है ना। ऐसे ही इक्विलैटरल ट्रायंगल्स की बात करें तो वो भी एक जैसे दिखते हैं, करेक्ट है। लेकिन यही बात हम रेक्टेंगल के लिए नहीं कह सकते हैं, रेक्टेंगल के लिए ये बात हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक रेक्टेंगल ऐसा हो सकता है और ये रेक्टेंगल ऐसा हो सकता है। क्या ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, कुछ बच्चे कहेंगे हाँ दिख रहे हैं, है ना। वो थोड़े जनरस होकर के बोलेंगे ये बात कि हाँ हाँ एक जैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ये दोनों एक जैसे बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हें अगर लगता है कि एक जैसा दिखना चाहिए, तो एक जैसा दिखने के लिए भी मैथमेटिकल रूल है, ऐसा नहीं है कि आंखों का धोखा है ये, ठीक है। ये ये जो है ये एक जैसे होंगे या नहीं होंगे उसके लिए रूल है मैथमेटिकली। हमें हमारे पास एक टूल है जिससे हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। स्क्वायर के केस में तो कोई इश्यू ही नहीं है, स्क्वायर के केस में तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। मान लो कोई भी हमने एक स्क्वायर बना दिया, और उस स्क्वायर को मैं या तो बड़ा करके बना सकता हूँ, जैसे देखो ये मैंने कॉपी किया, ये मैंने कॉपी किया, यहीं पर पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, एक्सपेंड कर देता हूँ, जो बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये जो दोनों फिगर्स बनाए हैं मैंने, ये दोनों स्क्वायर्स जो बनाए हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। देख रहे हो यहाँ पर कॉर्नर पे जो थोड़ा सा कह सकते हैं कि कॉर्नर पे जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पर विजुअलाइज हो रही है, देख रहे हैं हम लोग कि ये छोटी सी प्रॉब्लम दिख रही थी यहाँ पर कॉर्नर पे, यहाँ पे बड़ी हो गई वो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये दोनों फिगर एक जैसे फिगर्स हैं। इसको चाहे तो छोटा करके भी हम कर सकते थे, बना सकते थे, इसी फिगर को छोटा करके भी हम देख सकते थे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। सिमिलैरिटी में एक जैसा दिखना, सिमिलैरिटी का मतलब होता है, सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा दिखना। और ऑब्वियसली हम जनरल सेंस में बात करें अगर, तो आप कह सकते हो कि क्या कहना चाहिए, सर्कल्स की हम मैथमेटिकली ही बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम डेली लाइफ में अगर कहेंगे कि ट्विंस हैं तो ट्विंस एक जैसे दिखते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है एक्चुअली, उनमें भी डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो ये सर्कल्स की बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स में, क्योंकि ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में, नंबर्स के बारे में सीखा जाता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ज्योमेट्रिकल फिगर और नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो सर्कल जो है, दो सर्कल्स ऑलवेज विल बी सिमिलर, एक जैसे दिखते हैं। ऐसे स्क्वायर सारे एक जैसे दिखते हैं, ट्राइंगल्स में इक्विलैटरल ट्राइंगल्स एक जैसे दिखते हैं। लेकिन ये बात हम रेक्टेंगल पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं, रेक्टेंगल एक जैसे नहीं दिखते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल ये दोनों भी है लेकिन दोनों एक जैसे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें रोम्बस की, तो रोम्बस भी सारे एक जैसे नहीं दिखते हैं, है ना। आई होप समझ रहे हो मेरी बात को, एक जैसे नहीं इक्विलेटरल दिखते। ट्रायंगल,
हाँ, इक्विलैटरल ट्राइंगल को छोड़ के बाकी ट्राइंगल्स भी एक जैसे नहीं दिखते हैं। सारे ट्राइंगल्स की बात करें बच्चों तो सारे ट्राइंगल्स एक जैसे नहीं दिखते हैं। इक्विलैटरल है इसीलिए एक जैसा दिख रहा है यहाँ पर, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हैं इसीलिए एक जैसे दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें आइसोसेलेस ट्राइंगल की, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल ये भी है और आइसोसेलेस ट्राइंगल ये भी है, देख पा रहे होगे आप आई थिंक। ठीक है, तो ये दोनों एक जैसे कहाँ दिख रहे हैं भाई? नहीं दिख रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है एक जैसे नहीं दिख रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है पहाड़ जैसा लग रहा है, माउंटेन जैसा कुछ है, फीलिंग आ रही है। ठीक है, इनफैक्ट दोनों एक जैसे लग रहे हैं, बट ये दोनों एक जैसे नहीं दिख रहे हैं, ये दोनों सिमिलर नहीं दिख रहे हैं मुझे तो। हाँ ठीक है, अब बात यहाँ पर आ गई कि भाई एक जैसा दिखना चाहिए। अब मैथमेटिकली हम क्या बात करेंगे, मैथमेटिकली हम कैसे कहेंगे कि सिमिलर कब होंगे कब नहीं होंगे, तो हम उस पर डिस्कशन अभी कंटिन्यू करेंगे अपना। तो अच्छा, एक चीज इससे पहले एक दो चीजें और भी हैं जो कि क्लियर कर लेना जरूरी है कि हम कन्ग्रुएंसी की बात करें, अगर मान लो कि कोई भी फिगर ले लो, जैसे सर्कल की बात कर लो, तो आपने एक सर्कल ले लिया, मान लो एक ये सर्कल मैंने बना दिया, देखो बच्चों ये एक सर्कल बना दिया, ठीक है, और ये कॉपी किया मैंने और ये पेस्ट किया, इसका मतलब ये दोनों सर्कल्स कन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। तो कन्ग्रुएंट होने के साथ साथ ये सिमिलर भी है, एक जैसे भी दिख रहे हैं और इक्वल भी है। ये सिमिलर भी है, सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा दिखना, ठीक है, और कन्ग्रुएंट का मतलब होता है एग्जैक्टली इक्वल होना। तो ये सिमिलर भी है और कन्ग्रुएंट भी है, ठीक है। लेकिन दो सिमिलर चीजें कन्ग्रुएंट जरूरी नहीं है कि हो ही। एग्री करते हो सभी बच्चे? दो सिमिलर चीजें, टू सिमिलर फिगर्स मे और मे नॉट, टू सिमिलर फिगर्स मे और मे नॉट congruent, ठीक है, that all congruent figures are similar but similar figures need not be congruent। तो ये एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑल congruent figures, यहाँ पर ट्राइंगल पे हम लोग अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं, अभी हम कह रहे हैं कि कोई भी congruent figures जो है, ऑल congruent figures जो है वो similar figures होंगे, बट similar figure जो है वो congruent होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि सिमिलैरिटी के लिए, एक जैसा दिखने के लिए कंडीशन क्या होता है, ठीक है, एक जैसा दिखने के लिए कंडीशन क्या होता है, स्पेशली इन पॉलीगन्स। भाई सर्कल में तो ठीक है, सर्कल तो सारे सिमिलर ही होते हैं। पॉलीगन्स की बात करें अगर हम, तो पॉलीगन्स के लिए क्या रूल है, पॉलीगन के लिए क्या रूल है, तो देखो बेटा एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। टू पॉलीगन्स आर said to be similar if their corresponding angles are equal and corresponding sides are in proportion। ये डेफिनेशन है पॉलीगन के लिए। अभी हम लोग ट्राइंगल्स पे नहीं आए हैं, अभी हम लोग घूम रहे हैं एकदम बैकग्राउंड में, मतलब एक ट्रेलर चल रहा है, अभी ट्राइंगल पे पहुंचे नहीं हम। तो अभी तो हम पॉलीगन की बात कर रहे हैं। किसी बच्चे को पॉलीगन में डाउट है तो मैं बता देता हूँ, पॉलीगन का मतलब होता है क्लोज फिगर, सबको पता होगा वैसे। क्लोज फिगर होता है, सबसे छोटा पॉलीगन ट्राइंगल है जिसमें 3 साइड्स होते हैं। उसके बाद जो उससे बड़ा पॉलीगन होता है वो क्वाड्रिलेटरल होता है, और इस क्वाड्रिलेटरल में भी स्क्वायर होता है, रोम्बस होता है, रेक्टेंगल, बहुत सारे टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। फिर आता है पेंटागन, 5 साइड वाला फिगर, ठीक है, फिर हेक्सागन। इस तरीके से ये सारे पॉलीगन्स हैं। सबसे छोटा पॉलीगन ये होता है, और सबसे बड़े पॉलीगन को सर्कल कहा जाता है जनरली, लूज सेंस में, ठीक है। इसमें हम कहते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स है, सर्कल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स होते हैं, छोटे छोटे ना, पॉइंट बाय पॉइंट साइड हो जाएंगे। मतलब ऑब्वियसली जब तुम नंबर ऑफ साइड को बहुत ज्यादा कर दोगे ऐसे ना, इस तरीके से अगर तुम एक कोई पॉलीगन बनाओगे, है ना, सर्कल जैसी ही फीलिंग आ जाए, सर्कल जैसी ही फीलिंग आ जाएगी, नहीं मतलब नंबर ऑफ साइड्स बहुत ज्यादा अगर हम कर देते हैं तो सर्कल जैसी फीलिंग आ जाती है, ठीक है। आई होप, हाँ आई होप समझ रहे होगे। तो यस यस, सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा है? ट्रायंगल। हाँ बिल्कुल सही, एक मिनट, ठीक है। और सबसे बड़ा पॉलीगन? सर्कल। यस, ठीक है। तो हाँ, तो हाँ बोलो। सर जो सिमिलैरिटी है वो सर कॉन्ग्रुएंसी का पार्ट ही तो है। सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी अलग चीज है, कॉन्ग्रुएंसी अलग चीज है बेटा।
पर ये कह सकते हैं कि जो कॉन्ग्रुएंट होंगे वो सिमिलर होंगे ही होंगे। बिल्कुल हाँ, वो Yes, sir. चीज तो हम कह ही सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है, वो बात तो हम बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक, और एक मिनट रुक जाओ, ये मैं फिगर दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, है ना। ये कहाँ गया, रुक जाओ एक मिनट, ये मैं खुद के लिए वैसे कर रहा हूँ, है ना, आप लोगों को पता ही है, फीलिंग आई गई, ये समझ तो गए ही होगे, लेकिन मैं फिर से दिखा ये कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, ये देखो, ये रहा, ये जो सर्कल की मैं जो बात कर रहा था वो ये है, फिगर दिया हुआ है, ये रहा, ठीक है। ये इस तरीके से देखो, सर्कल जैसी फीलिंग आ रही है ना। इसमें कितने साइड्स हैं, आई थिंक 15 है या 10 है, 1 2 3, यहाँ से Sir, स्टार्ट 15 करो, है। 1 2 15 है, ओके। 15 साइडेड है, तो देखो सर्कल जैसी, अब हम ये तो 15 है फिर भी सर्कल जैसा लग रहा है, अगर हम 100 200 साइड कर देंगे तो बिल्कुल ही सर्कल हो जाएगा, इसीलिए इसको हम यस कहते सर। हैं, हाँ, नंबर ऑफ साइड्स अगर ज्यादा होता जैसे जाएगा तो सेंटागन में तो डॉटेड लाइन लगता है सर्कल वाला। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है, ठीक है। तो दो पॉलीगन्स को हम, अब इसमें ये जो डेफिनेशन मैंने लिखा है ना, इस डेफिनेशन में अपने आप कई सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। इस डेफिनेशन की बात करूं मैं, तो मुझे लगता है इस डेफिनेशन में कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। क्या इंपॉर्टेंट है मैं एक्सप्लेन करता हूँ वर्ड बाय वर्ड। देखो, सबसे पहली बात तो पॉलीगन समझ में आ गया आपको, अच्छी बात है। उसके बाद जो है, पॉलीगन के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है, वेट, उसके बाद है करस्पॉन्डिंग वर्ड, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, करस्पॉन्डिंग, है ना। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है कि अगर आप दो पॉलीगन्स में, जैसे मान लो ABCD एक पॉलीगन लिया, ठीक है, ABCD एक पॉलीगन लिया और दूसरा पॉलीगन ले लिया आपने PQRS, ठीक, ABCD एक पॉलीगन लिया और अब दूसरा पॉलीगन आपने लिया PQRS। तो आप अगर ABCD पॉलीगन को, ऑब्वियसली क्वाड्रिलेटरल है ये, ABCD क्वाड्रिलेटरल को अगर PQRS के सिमिलर कह रहे हो, तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे, मतलब ए का करस्पॉन्डेंस P के साथ है, B का आप Q के साथ कह रहे हो, और C का आप R के साथ कह रहे हो, और D का आप करस्पॉन्डेंस S के साथ कह रहे हो। करस्पॉन्डेंस होने का मतलब ये है, जैसा कि आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से 6 या 7 क्लास में बताते हैं ये करस्पॉन्डेंस। तो ए का करस्पॉन्डेंस P के साथ है, B का Q के साथ है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ABCD क्वाड्रिलेटरल को PQRS क्वाड्रिलेटरल के सिमिलर कह रहे हो, दैट मींस आप इनडायरेक्ट वे में ये कह रहे हो कि एंगल A एंगल P के इक्वल होगा, ठीक है, एंगल A एंगल P के इक्वल होगा, एंगल A एंगल P के इक्वल होगा। और साथ ही साथ, एक मिनट रुक जाओ, ये मैंने एक उल्टा बना दिया क्या, यहाँ पर C होना चाहिए, यहाँ पर C होना चाहिए, यहाँ पर R, यहाँ पर S, ठीक है। हाँ देखो, एंगल A जो है एंगल P के इक्वल होगा, एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल होगा। मतलब आप अगर ABCD को PQ, यहाँ पर जो लेटर्स का अरेंजमेंट है ना, मैं कुल मिला के बात ये कहना चाहता हूँ कि जो लेटर्स हैं ABCD और PQRS, इनका अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ऐसे रैंडमली कभी ABDC और PQRS लिख दोगे तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है बच्चों कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, दैट मींस ABCD अगर PQRS के सिमिलर है, दैट मींस इनडायरेक्ट तरीके से आप ये कह रहे हो कि एंगल A एंगल P के इक्वल होगा, एंगल B एंगल Q के, एंगल C एंगल R के, एंड एंगल D एंगल S के इक्वल होगा। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, ऑब्वियसली AB साइड का करस्पॉन्डेंस PQ साइड के साथ होगा, दो अलग अलग क्वाड्रिलेटरल्स में। AB का करस्पॉन्डेंस PQ के साथ होगा, BC का करस्पॉन्डेंस QR के साथ होगा, CD का करस्पॉन्डेंस RS के साथ होगा, और DA का करस्पॉन्डेंस SP के साथ होगा, ठीक है। तो ये जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होगा। प्रोपोर्शन का मतलब पता ही है सबको, प्रोपोर्शन का मतलब रेशियोज को जब इक्वल हम करते हैं कहते हैं प्रोपोर्शन में है। जब दो रेशियोज इक्वल होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन में है। जैसे अगर मान लो बच्चों कि ये आपने एक ABCD, यहाँ पर ये ABCD मान लो आपने क्वाड्रिलेटरल लिया, और ऐसे ही PQRS एक क्वाड्रिलेटरल और बना दिया PQRS, और आप कह रहे हो कि आपने कह दिया कि ABCD क्वाड्रिलेटरल जो है वो सिमिलर है। सिमिलर के लिए ये सिंबल होता है, जैसे कॉन्ग्रुएंसी के लिए सिंबल था वैसे ही इसके लिए भी ये सिंबल यूज करते हैं। तो आप अगर क्वाड्रिलेटरल ABCD को क्वाड्रिलेटरल PQRS के सिमिलर कह रहे हो, दैट मींस इनडायरेक्ट वे में आप एंगल A को एंगल P, एंगल B एंगल Q, एंगल C एंगल R, एंगल D एंगल S के बराबर कह रहे हो, ठीक है। और साथ ही साथ AD बाई PQ आप कह रहे हो कि इक्वल है AB बाई PQ होगा यहाँ पर,
AB by PQ is equal to AB by PQ is equal to AD by PS equal to BC by SR is equal to BC by QR। ये कह रहे हो, ये इतने सारे जो रेशियोज हैं AB by PQ, AD by PS, DC by SR, BC by QR, ये सब के सब रेशियोज इक्वल होंगे, ठीक है। और जब भी रेशियो इक्वल होता है तो हम कहते हैं प्रपोर्शन में है, ठीक है। जैसे मान लो कि A by B अगर C by D के इक्वल हो, ठीक है, तो ये A by B क्या है, A by B एक रेशियो है, C by D भी क्या है, एक रेशियो है। तो ये रेशियो जब इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं AB एंड CD आर इन प्रपोर्शन, ठीक है। इस तरीके से कहा जाता है। A by B अगर C by D के इक्वल होगा तो हम कह सकते हैं कि ये प्रपोर्शन में है, ABCD आर इन प्रपोर्शन, A by B इज इक्वल टू C by D के इक्वल। रेशियोज अगर इक्वल हो तो प्रपोर्शन में कहा जाता है। तो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको ये वर्ड्स जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स, प्रपोर्शन, पॉलीगन, सबके लिए ये ट्रू है। तो ये तो समझना जरूरी ही है। प्रपोर्शन जो है ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। रेशियोज जब इक्वल होते हैं उसको हम कहते हैं कि प्रपोर्शन में है। जैसे AB by PQ अगर AD by PS के इक्वल है, ठीक है, तो ये रेशियो है। AB by PQ क्या है, एक रेशियो है, एक नंबर है। फ्रैक्शन में एक नंबर होगा या इंटीजर भी हो सकता है ऑब्वियसली। AB by PQ क्या है, एक नंबर है, वो नंबर AD by PS के बराबर है, तो हम क्या कहेंगे, ये प्रपोर्शन में है। AB PQ AD PS ये सब के सब क्या है, प्रपोर्शन में है। आई होप समझ में आया होगा ये, ठीक है। whenever two ratios are equal, whenever two ratios are equal, they are called they are in proportion, ठीक है। और एक बात इम्पोर्टेंट, हाँ एक बात इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो बेसिकली रेशियोज के बारे में ही है ना, रेशियोज के बारे में ही है, प्रपोर्शन के बारे में ही है, ठीक है। प्रपोर्शन, रेशियो, हर एक क्वेश्चन में मतलब 99% क्वेश्चन में मुझे ऐसा फील होता है कि इस चैप्टर में आपको प्रपोर्शन से ही रिलेटेड चीजें ही डिस्कस करनी है, रेशियो से रिलेटेड चीजें ही डिस्कस करनी है। तो रेशियो वैसे देखा जाए तो अरिथमेटिक में सिखाते हैं जनरली। तो ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल चैप्टर जो सिमिलर ट्राइंगल चैप्टर जो है वो नंबर्स का, रेशियो का और ज्योमेट्री का मिक्सचर है एक तरीके से। दोनों चीज आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझने के लिए। आपको दोनों चीजों के बारे में, वो रेशियो के बारे में, रेशियो प्रपोर्शन के बारे में एंड ज्योमेट्री के बारे में, दोनों के बारे में आइडिया होना चाहिए, तो आपको 100% इसमें समझ में आ जाएगा। सो बेसिकली ये चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो रेशियो प्रपोर्शन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। हर एक थ्योरम में आप देखोगे कि रेशियो की बातें हो रही है, पाइथागोरस को छोड़ के, पाइथागोरस थ्योरम को छोड़ के, प्लस है, हाँ ऑलमोस्ट सब में जो है प्रपोर्शन की बात हो रही है। तो प्रपोर्शन क्या होता है, रेशियो, जब दो रेशियोज इक्वल होते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, वो प्रपोर्शन में है, ठीक है। तो A by B अगर C by D के इक्वल है देन ABCD आर इक्वल इन, दे आर इन प्रपोर्शन। ओके, अब एक दो चीजें हैं जो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ये देखो, A by B तो एक रेशियो है, एक नंबर होगा, और C by D अगर इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, तो ABCD जो है ये क्या कहलाते हैं, ABCD आर इन प्रपोर्शन। अगर रेशियोज इक्वल है, ये दो रेशियोज इक्वल है, दे आर इन प्रपोर्शन। ओके, और अगर A by B अगर C by D के इक्वल है तो आप दोनों साइड में 1 ऐड कर दोगे तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, आएगा, दोनों साइड में 1 ऐड कर देंगे तो। दिस ऑपरेशन, ये जो हमने 1 ऐड किया है दोनों साइड में, तो इसको कहते हैं, दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड कंपोनेंडो, इसको बोलते हैं कंपोनेंडो। इस ऑपरेशन को, मतलब ये जो हमने यहाँ पर एक एक्टिविटी की है कि दोनों साइड में दो रेशियोज इक्वल दिए हुए हैं, हमारे पास गिवन है दो रेशियोज, और उसमें दोनों साइड में हमने अगर 1 ऐड कर दिया है, तो ये जो ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हमने अभी किया है, ये जो काम किया है, इस काम को कहते हैं कंपोनेंडो, ठीक है। और ऐसे ही दोनों साइड में 1 माइनस कर दो, इसमें ये A by B C by D के इक्वल आपको गिवन है, तो दोनों साइड में माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा। और इस ऑपरेशन को कहा जाता है डिविडेंडो, ठीक है। इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं, डिविडेंडो। और कोई हमने नया चीज नहीं किया, हमने कोई एक स्पेशल, यहाँ पर हमें खाली दो रेशियोज इक्वल दिए हुए हैं। ये दो रेशियोज कैसे हो सकते हैं इक्वल, जैसे 1/2 और 2/4 इक्वल दिया हुआ है ना, ऑब्वियसली। तो ये कोई बच्चा कहेगा कि भाई जब 2/4 को 1/2 ही क्यों नहीं लिख देते हो, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ना आपको वेरिएबल के टर्म में होगा, तो आपको समझना होगा यहाँ पर कि 1/2 और 2/4 इक्वल है,
तो उस तरीके से आपको क्वेश्चन में नंबर्स नहीं होगा, वो वेरिएबल के टर्म में होगा। तो इसलिए ये सारी चीजें ऑपरेशंस जो है आपको पता होने चाहिए, तो क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर बेटा इक्वल दिया हुआ है 1/2 2/4 इक्वल दिया हुआ है, तो आप इसमें 1+2/2 को आप लिख सकते हो 2 + 4/4 होता है बराबर। देखो तो ये 3/2 आएगा और ये 6/4 आएगा। इक्वल होता है ना, ऑब्वियसली इक्वल होता है। ठीक है, हाँ माइनस भी करके देखेंगे तो भी इक्वल आएगा। ठीक है, और माइनस करेंगे तो तब भी इक्वल आएगा, तो इसमें तो कोई इश्यू है ही नहीं। तो a/b अगर c/d के इक्वल दिया हुआ है, अगर हमारे पास मतलब दो रेशियोज इक्वल दिए हुए हैं, दैट मींस ABCD प्रोपोर्शन में दिए हुए हैं, देन a + b/b, अब दोनों साइड में 1 ऐड कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, और दोनों साइड में 1 माइनस कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो a + b/a - b इज इक्वल टू c + d/c - d हो जाएगा। और ये जो हमने किया हुआ है, ये दोनों कंपोनेंटो डिविडेंडो एक साथ करने के बाद, डिवाइड करने के बाद ये रिजल्ट आया हुआ है। तो हम कहते हैं कि ये जो रिजल्ट आया हुआ है, ये इससे रिजल्ट आया हुआ है। ठीक है, a/b अगर c/d के इक्वल दिया हुआ है, देन वी कैन राइट कि a + b/a - b will be equal to c + d/c - d after some manipulations, after doing some mathematical operations। ठीक है, a/b c/d के अगर इक्वल दिया हुआ है, then we can write a + b/a - b equal to c + d/c - d, है ना। और रीजन क्या लिखेंगे इसके पीछे? रीजन इसका ये हुआ कि हमने साइमल्टेनियसली कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया। सो हम यहाँ पर लिखते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो by componendo and dividendo। किसी को कोई डाउट है इसमें? एक बार बता दो। पूरा ही बता दूं? नहीं सर। a/b दो रेशियोज अगर इक्वल दिए हुए हैं, दो रेशियोज अगर इक्वल दिए हुए हैं, तो दोनों साइड में 1 ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, दोनों साइड में 1 माइनस करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे आपस में, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। सर इसका यूज कैसे करते हैं? अभी पता चल जाएगा, करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, कई बार इसको यूज करके आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसे देखो एग्जांपल के लिए मान लो तुम्हें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, x/2 इज इक्वल टू x/2 इज इक्वल टू कैसे लिखना चाहिए, सॉरी रुक जाओ, x + 1/x - 1 इक्वल टू, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि डिफिकल्ट एग्जांपल के लिए सोचने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। 3/2 तुम्हें सॉल्व करना है इसको। ठीक है, सॉल्व करना है तो तुम कंपोनेंडो लगा दो इसमें, खाली चाहो तो कंपोनेंडो डिविडेंडो भी लगा सकते हो, बट कंपोनेंडो खाली लगाने से भी ये सॉल्व हो जाएगा, या नहीं तो दोनों जो मर्जी लगा दो। ठीक है, तो देखो क्या होगा, कंपोनेंडो लगाओगे तो मतलब क्या होता है, a/b अगर c/d के इक्वल है, तो रिजल्ट क्या होता है कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वल हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, मतलब इन दोनों को x + 1 को x - 1 में ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा, और x + 1 में से ये माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, इक्वल टू इसमें से इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 2 से 2 x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई, सॉरी। वैसे अगर सॉल्व करना चाहते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करोगे तुम, जो तुम्हें पता है। ठीक है, 3x - 3, 3x इधर आएगा तो -x इज इक्वल टू -5x की वैल्यू तब भी 5 आएगी। ठीक है, तो ये तरीका है, मैथमेटिक्स में ऐसे तरीके होते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा था क्वेश्चन कि भाई जिसमें सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ ही तो रहा है, क्यों ये बता रहे हो अननेसेसरीली। ठीक है, लेकिन ये वाला तरीका जो है ना, ये हमेशा काम नहीं करता है। मतलब किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा होगा जहां पर इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं होगा, वहां पर तुम्हें कंपोनेंटो डिविडेंडो से करोगे तो जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। जहां पर ये कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस होंगे, x की जगह कुछ और होगा, x + 1 की जगह मतलब कुछ और होगा, तो क्वेश्चन आएगा तो पता चल जाएगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। ये देखो यही चीज लिखा हुआ है, डेफिनेशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी लिखा हुआ है, तो एनसीईआरटी का भी एक स्टेटमेंट आप देख लो तो अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। 2 पॉलीगन्स आर सेड टू बी
two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides in same ratio or proportion. ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर। देखो एनसीईआरटी की यही कह सकते हैं खासियत है कि एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, ये मैंने नहीं लिखा था, ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा था यहाँ पर कि भाई सेम साइड तो होगा ही। देखो एनसीईआरटी में परफेक्ट डेफिनेशन है कि सेम नंबर ऑफ साइड्स भी होना जरूरी है। दैट मीन्स कि एक ट्राइंगल कभी भी एक क्वाड्रिलेटरल के सिमिलर तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। मतलब आपको एक ट्राइंगल को आप एक ट्राइंगल से ही कंपैरिजन कर सकते हो कि एक जैसा है या नहीं है। ये क्वाड्रिलेटरल को आप दूसरे क्वाड्रिलेटरल से ही कंपैरिजन कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छी बात है, ये इंटरेस्टिंग था, ठीक है। और उसके लिए डेफिनेशन क्या होता है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इन सेम रेशियो और प्रोपोर्शन में होना चाहिए। यही डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के ऊपर एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी आया हुआ था एक बार, खाली डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। यही चीज पूछा गया था कि मतलब डेफिनेशन पूछ दिया था कि बताओ कि एंगल्स इक्वल होंगे तो क्या सिमिलर होगा? नहीं, साइड्स भी सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। एनटीएससी में आया हुआ था, मुझे याद भी है, ईयर भी याद है मुझे, आई थिंक 2013 में आया हुआ था। सर एंगल सारे सिमिलर होंगे, मतलब तब भी सिमिलर नहीं आएंगे? फिर से देखो, तुम्हें समझ में नहीं आया कुछ भी इसका मतलब? एंगल से तुमने ये डेफिनेशन इतनी देर तक मैं डेफिनेशन बता रहा था, समझ में नहीं आया कि टू, नहीं तुम डेफिनेशन गलत बोल रहे हो ना। एंगल सिमिलर क्या होता है? एंगल सिमिलर नहीं, एंगल इक्वल होने चाहिए, ठीक है। हाँ, एंगल्स इक्वल होने चाहिए। देखो ये रहा क्वाड्रिलेटरल, दूसरा क्वाड्रिलेटरल ये है। इन दोनों क्वाड्रिलेटरल को तुम अगर कह रहे हो कि सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड्स सेम प्रोपोर्शन में होने चाहिए, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ओके, तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं हम। मैंने जो बता दिया आपको कि डेफिनेशन तो यही होता है क्वाड्रिलेटरल का। अच्छा, अब एक बार देखते हैं कि ये क्या सिमिलर है। ये तो कोई फिगर दिया हुआ है, बहुत अच्छा सा एक फिगर दिया हुआ है, इसमें चेक करना है। आप लोग ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो तो क्या ये दोनों फिगर्स जो है दोनों क्वाड्रिलेटरल्स हैं, सिमिलर है क्वाड्रिलेटरल्स? यस सर, यस सर, Yes, sir. They are similar. Yes, sir. यस Yes, sir. Similar है sir. बिल्कुल, इसका और इसका Yes, देखें sir. हम तो डबल है। ये देखो 2.4 का डबल हो रखा है, 2.5 का ये डबल हो रखा है, 1.5 का ये डबल हो रखा है 3, और ये 2.1 का यहाँ से देखें तो 4.2 है। और एंगल तो सारे इक्वल है ही, तो ऑब्वियसली सारे एंगल्स भी इक्वल है और साइड सेम प्रोपोर्शन में है। साइड सेम प्रोपोर्शन में कैसे कहेंगे? क्योंकि a बाई बी अपॉन में PQ की जो वैल्यू है वही वैल्यू BC अपॉन में QR की है 1/2। वैल्यूज इक्वल आ रहे हैं ना, 1/2 सबकी वैल्यू आ रही है। ऐसे ही CD बाई RS की भी वैल्यू 1/2 ही है, और ऐसे ही DA बाई SP की वैल्यू भी सेम है। तो सारे रेशियोज 1/2 आ रहे हैं, इसीलिए हम कहेंगे कि ये सिमिलर फिगर्स है। तो इस तरीके से विजुअलाइज करना है आपको, ठीक है। लेकिन देखो बेटा, होता क्या है, प्रॉब्लम क्या आती है, किसी बच्चे ने कहा कि ज्योमेट्री में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। नेचुरल सी बात है, ज्योमेट्री में प्रॉब्लम होती है। उसका रीजन क्या है ना कि फिगर को इतना स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं देते। जो आप ध्यान से आप अपनी मोबाइल की तरफ या लैपटॉप की तरफ देख रहे होगे अभी, तो जितना स्मूथ ये फिगर दिख रहा है ना, एक्चुअल जब क्वेश्चन आएगा वहां पर इतना ज्यादा क्लियर पिक्चर नहीं होगा। वहां पर कि दो फिगर्स बने हुए हैं, दोनों देखने में भी एक जैसे लग रहे हैं, एंगल्स भी अगर हम देखें तो एक बिल्कुल सेम दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है, और साथ ही साथ साइड भी सेम प्रोपोर्शन में है, वो भी दिख रहा है कि डबल हो रखा है साइड। तो इतना एग्जैक्ट फिगर या इतना क्लियर पिक्चर जो है, इतना क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आपको क्वेश्चन में नहीं देगा। वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन देगा, है ना, मिक्स करके क्वेश्चन देगा, और फिर हो जाता है क्वेश्चन को टफ। वो क्वेश्चन आपको फिर विजुअलाइज करना हो जाता है टफ। जैसे ही उसने फिगर को ट्विस्ट कर दिया, एक ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल बना दिया, चाहे एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, तो वो चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है फिर, और बच्चा फिर प्रॉब्लम में आ जाता है। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहली बात देखो, तो ये क्यों नहीं होता है, ये भी बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये देखो, ये एनसीईआरटी की बात ही अलग है। ये देखो एक क्या कहा गया है कि इसके साइड की बात करें, सेम प्रोपोर्शन में है, क्योंकि 2.1/4.2 करेंगे, 2.1/4.2 करेंगे, 2.4 सारे रेशियो सेम है। मतलब ये जो रोम्बस बना रखा है और ये स्क्वायर है, हाँ, एंगल सेम नहीं है, तो ये इसीलिए दोनों फिगर जो है ये सिमिलर नहीं माने जाएंगे। साइड तो सेम प्रोपोर्शन में है। ऐसे ही एंगल के लिए भी सेम लॉजिक दिया जा सकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आइदर ऑफ द अबव टू कंडीशंस 1 और 2
of similarity of two polygons is not sufficient for them to be similar. एंगल्स की भी अगर हम बात कर दें तो भी नहीं होगा, ठीक है। एंगल का भी इसने एग्जांपल एक दिया हुआ है, जैसे देखो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, रेक्टेंगल बना दिया है और एक स्क्वायर बना दिया है। तो रेक्टेंगल स्क्वायर का तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आई थिंक सभी बच्चे इससे समझ जाएंगे एक बार में ही कि रेक्टेंगल एक बना दिया गया और एक स्क्वायर बना दिया गया है। सबके एंगल्स 90-90 ही हैं, मतलब चारों एंगल्स रेक्टेंगल के भी स्क्वायर के भी 90-90 है, बट साइड सेम प्रोपोर्शन में नहीं है, देयरफॉर ये दोनों भी सिमिलर नहीं होंगे। एक जैसा दिख भी नहीं रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, अनबाइज्ड तरीके से देखो तो ये दोनों एक जैसे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, एक जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। यस सर। हाँ, तो अब हम लोग एक्सरसाइज 1 कर लेते हैं इसका जल्दी जल्दी, क्योंकि ये डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है, बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है ये। ये रहा 6.1 विजिबल है बच्चों, सबको दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. ओके, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। Similar. ऑल स्क्वायर्स आर Similar. ऑल Equilateral triangle. Equilateral. यस, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। सेम नंबर ऑफ साइड होना जरूरी है भाई ट्राइंगल को हम क्वाड्रिलेटरल से नहीं कर सकते हैं सिमिलर। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, क्या होगा पहले ब्लैंक में? Equal. प्रोपोर्शनल। Proportional. करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। Proportional. हाँ, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इसका आंसर भी लिख दिया है। ओके ओके ओके, मतलब पहले वाले में इक्वल आएगा, दूसरे वाले में प्रोपोर्शनल आएगा, ठीक है, वेरी गुड। गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर क्या हो सकता है? एक तो सर्कल हो गया, Circle and square. Equilateral triangle. Circles and squares. Square. नॉन सिमिलर फिगर्स का एग्जांपल बताओ। रेक्टेंगल और Rectangle and square. आइसोसेलेस ट्रायंगल्स और Equilateral triangle and Circle and square. रेक्टेंगल स्क्वायर और रेक्टेंगल एंड Circle and square. ट्रायंगल। यस, बहुत सारे एग्जांपल दिए जा सकते हैं। सर्कल एंड स्क्वायर, ये भी एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। सर्कल एंड स्क्वायर ये भी नहीं होगा, सिमिलर नहीं होंगे आपस में। इक्विलेटरल नहीं ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी दिया जा सकता है एग्जांपल, ठीक है। अब इसमें देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। थर्ड क्वेश्चन में नो, क्लियरली Sir, no. नो सर। They are not similar. Angle की equal. एंगल्स आर नॉट यस, एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो कंडीशन क्या होता है सिमिलैरिटी के लिए? टू फिगर्स के लिए सिमिलैरिटी के लिए कंडीशन ये होता है कि दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, साइड्स मस्ट बी इन सेम प्रोपोर्शन। तो ये देखो बच्चों आ गया। अब आते हैं हम लोग ट्राइंगल पे। अब हम लोग आ रहे हैं मेन जो हमारा टॉपिक है ट्राइंगल, उस पे आते हैं। अब तक तो इंट्रोडक्शन था, अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे जो है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, जो कि मेन थीम है इस चैप्टर का। मोस्टली हम लोग इसी के बारे में सीखेंगे 99%। और सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल का मतलब ये है कि डेफिनेशन तो पॉलीगन वाला ही फॉलो करेगा, क्योंकि ट्राइंगल भी एक पॉलीगन होता है, कि भाई इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है दे मस्ट बी इन द सेम रेशियो, दे मस्ट बी इन द सेम प्रोपोर्शन एंड देयर रेस्पेक्टिव एंगल या करस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल के बारे में हम क्या कहेंगे कि करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो या प्रोपोर्शन में होने चाहिए। तो अब ये क्या लिखा हुआ है भाई, थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या लिखा है। नोट दैट इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल देन दे आर नोन एज इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स, है ना। इक्विएंगुलर ट्राइंगल का मतलब ये हुआ कि दो चीजें हैं, दो ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल ये ले लिया हमने बेटा, ध्यान से देखना बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इसको। छोटी छोटी बातें ना अब कई बार हमें समझ में नहीं आती है या हम नहीं समझते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं आसान समझ के, तो चीजें हमारे लिए टफ हो जाती है, ठीक है। ये देखो कर क्या रहे हैं यहाँ पर हम, ये दो ट्राइंगल्स मैंने बना दिया। हमें इसमें एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं। जैसे इसका एंगल, ये एंगल मान लो कि 60 डिग्री है, ये एंगल मान लो कि 70 डिग्री है, और ये एंगल मान लो 50 डिग्री है, और ये एंगल भी 60 है, ये भी 70 है, और ये भी 50 है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो है सिमिलर बाद में देखेंगे, पहले ये समझेंगे हम कि इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कहा जाता है, इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स, ठीक है। इक्विएंगुलर
इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स कहा जाता है कि एंगल्स अगर इक्वल है तो ये कहा जाता है। तो छोटी सी बात थी, कई बार क्वेश्चन में अगर ये आ गया तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं जिनको नहीं आइडिया हो, तो इसलिए मैं चाहता हूँ छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखा जाए। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, अ फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स गिव एन इंपॉर्टेंट ट्रूथ relating to the two equiangular triangles which as follows। मतलब पहले जमाने में ना, ये देखो कब की बात है, ये आज से लगभग 2600 years बैक थेल्स था, उस टाइम में भी इसको पता था, ठीक है। और कुछ लोग, अभी हम लोग सीखेंगे कई सारी चीजें इस चैप्टर में, तो हम लोग सीखेंगे कि इसकी हिस्ट्री जो है ट्राइंगल और उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं वो 3000 साल पहले लोग जानते थे इसके बारे में, जिसका की रिकॉर्ड है हमारे पास। रिकॉर्ड मतलब जो क्या कहते हैं उसको, कार्बन डेटिंग से जो एजेस वगैरह फाइंड करते हैं, तो उस वो रिकॉर्ड है हमारे पास कि 3000 साल पहले लोग ये सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट जानते थे। तो थेल्स ने ऑब्जर्व ये किया कि अगर दो ट्राइंगल्स है हमारे पास, ठीक है, दो ट्राइंगल्स है हमारे पास, ट्राइंगल और सर्कल पता है तुम्हें कि क्यों इंपॉर्टेंट है? ट्राइंगल सबसे छोटा पॉलीगन है और सर्कल सबसे बड़ा पॉलीगन है। ये दोनों कहीं ना एस्ट्रोनॉमी से कनेक्टेड है। एस्ट्रोनॉमी में काफी जगहों पे ये फिगर्स, क्योंकि बेसिकली एस्ट्रोनॉमी में फिगर्स की बहुत जरूरत होती है, तो वहां पर कई सारे लोग यूज करते थे, तो वहां पर ये ट्राइंगल और सर्कल जो है बार बार आते थे स्टडी में। तो इसीलिए इसके बारे में काफी डेवलपमेंट हो चुकी है और कई लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मतलब ट्राइंगल के बारे में तो हजारों प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल पढ़ते रह जाओगे, ट्राइंगल के बारे में तो भी कम है देखा जाए तो लोग कई सालों से लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमी से कनेक्टेड है, सूरज से, चांद से, क्या कहना चाहिए, दूसरे प्लैनेट से कनेक्टेड है, इसीलिए इसके बारे में वास्ट प्रॉपर्टीज अवेलेबल है हमारे पास। तो 2600 ईयर्स बैक थेल्स जानते थे इस बात को कि अगर दो ट्राइंगल्स के एंगल्स अगर इक्वल हो तो उनके साइड सेम प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है। अच्छा, रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इन द टू इक्विएंगुलर ट्राइंगल इज ऑलवेज द सेम। ये उसने मेजर कर लिया होगा, उसने ऑब्जर्व कर लिया होगा। पहले जमाने में ये व्हाट्सएप फेसबुक तो था नहीं, तो बैठ के यही करते रहते होंगे, तो उन्होंने मेजर कर लिया होगा कि भाई देखो ऐसा होता है कि ट्राइंगल्स के अगर एंगल्स इक्वल हैं, दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं 60 70 50, और दूसरे ट्राइंगल छोटा ट्राइंगल है बट इसके भी एंगल 60 70 50 है, तो इनके साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। ये ऑब्जर्व कर लिया उसने, और इसीलिए, और इसको कैसे उसने प्रूव किया, उसने बेसिक, कहते हैं एक थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये देख सकते हो आप, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हेल्प से उसने प्रूव किया होगा। और क्योंकि रिकॉर्ड इसके नाम है, क्योंकि एविडेंस जो है, जो टेक्स्ट है वो सपोर्ट करता है कि थेल्स ने सबसे पहले किया हुआ है, थेल्स का रिकॉर्ड अवेलेबल है। और दूसरी बात यह है कि यूरोपियंस की ज्यादा वैल्यू होती है, तो जितने भी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, रिसेंट जो डेवलपमेंट साइंस में है, वो सब कुछ यूरोपियंस के नाम ही है, तो इसको क्रेडिट दिया जाता है। लेकिन कई बार इंडियंस क्लेम करते हैं नहीं ये सब तो हम, ये 2000 साल पहले, 2600 साल पहले जानता था, हम तो ये 3000 साल पहले जानते थे ये चीज, ठीक है। तो उस पे बहस पे नहीं जाएंगे कौन जानता था नहीं जानता था पहले। अभी हम समझेंगे ये कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से उसने ये प्रूव किया था, और इसको थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है, ठीक है। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का मतलब क्या है, इसमें क्या हो रहा है, एक बहुत ही सिंपल सा, बेसिक का मतलब तो जानते ही हो आप लोग क्या होता है बेसिक, बेसिक का मतलब सिंपल, और प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब तो अभी अभी सीख ही लिया, रेशियोज इक्वल होते हैं तो उसको प्रोपोर्शनल में कहते हैं हम लोग। तो सिंपल प्रोपोर्शन के रूल से जो निकलता हुआ थ्योरम है उसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं। और क्योंकि थेल्स ने ये सबसे पहले इस बात को जाना था, समझा था, है ना, एज पर द रिकॉर्ड, है ना, तो उसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। और ये क्या था थेल्स थ्योरम, क्या ऑब्जर्व किया था इसने कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों ट्राइंगल में अगर एंगल्स इक्वल हैं, मतलब 60 70 50, एक का एंगल है दूसरे का भी यही है, तो ट्राइंगल का साइज भले ही अलग अलग हो बट उनके साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो ये सबसे पहले थेल्स ने किया था, और इसी को यूज करते हुए, देखो कितनी सिंपल सी बात है, ये ऑब्जर्वेशन कितना सिंपल ऑब्जर्वेशन है किसी भी ट्राइंगल के अंदर, लेकिन इसको यूज करते हुए आपको इंटरेस्टिंग अगर बात पता हो तो ये ज्योमेट्री जो है वो ट्रिगोनोमेट्री से पुरानी साइंस है या मैथमेटिक्स है, पुरानी मैथमेटिक्स है। ज्योमेट्री को ही यूज किया जाता है। ट्रिगोनोमेट्री इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, या कह सकते हैं ट्राइंगल के बारे में। तो पूरा ट्रिगोनोमेट्री जो है वो ज्योमेट्री के ऊपर ही बेस्ड है। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसमें देखते हैं अब हम लोग कि ये क्या थ्योरम था और कैसे इसको प्रूव किया गया है। थ्योरम है तो थ्योरम होगा तो उसका प्रूफ भी होगा, ये तो जानते ही हम, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। एक्सियम होता है उसका प्रूफ नहीं होता है, बट थ्योरम के प्रूफ होते हैं, जैसा कि आप जानते हो ऑलरेडी। तो ये देखो ये थ्योरम है कि कोई भी, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम था क्या कि
सबसे पहली बात तो ये मत भूलो कि जो थेल्स ने यूज किया था वो ट्राइंगल्स के लिए यूज किया था। ट्राइंगल में उसने क्या ऑब्जर्व किया, ट्राइंगल में उसने ऑब्जर्व ये किया कि दो एंगल्स, अगर दो ट्राइंगल्स के एंगल्स इक्वल हैं तो साइड भी सेम प्रोपोर्शन में होंगे। ओके, अब इस बात को प्रूव कैसे किया जाएगा, तो बीपीटी से किया गया। और बीपीटी क्या होता है वो समझते हैं हम। बीपीटी एक थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक का मतलब सिंपल, प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब रेशियोज इक्वल होंगे, वो थ्योरम। ओके, तो देखो क्या कहा जा रहा है। सभी बच्चों को मेरे ख्याल से पता होगा, कुछ बच्चे बोर हो रहे होंगे, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे मजा आ रहा है। ये कहना चाह रहा है कि अगर तुमने ABC कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, किसी भी साइज का, एस्केलन, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, कुछ भी ले लो, ठीक है, उसमें आप क्या करो, BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, DE, ठीक है, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल। वन साइड BC ही नहीं हो सकता है, वन साइड AC भी हो सकता है, मतलब AC के पैरेलल भी हम ड्रॉ कर सकते थे, हमारी मर्जी थी, है ना। इस तरीके से हम ये AC के पैरेलल भी ड्रॉ कर सकते थे लाइन, ठीक है, लेकिन देखने में थोड़ा सा सिमेट्रिकल ऐसा लगता है, आंखों के सामने सामने BC लगता है, तो BC के पैरेलल ड्रॉ कर दिया। तो लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। ऑब्वियसली BC के पैरेलल ड्रॉ किया है तो वो AB और AC को इंटरसेक्ट करेगा दो पॉइंट्स पे। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अदर टू साइड्स का मतलब AB और AC जो है सेम रेशियो में डिवाइड होगा, दैट इज AD बाई DB का जो वैल्यू होगा वो AE बाई EC के इक्वल होगा। AD बाई DB जो होगा वो AE बाई EC के इक्वल होगा, अगर ये DE पैरेलल है BC के तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है और देखने से लगता भी है, मतलब फीलिंग ऐसी आती है। तो ये थ्योरम जो है, ये ऑब्जर्वेशन जो है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, बट ये किसी भी बच्चे, छोटे बच्चे को भी दे दिया जाए ना तो वो कहेगा हाँ देखने से तो लगता है AD बाई DB जो होगा वो AE बाई EC के बराबर होगा। सो आप देख सकते हो ये रेशियोज की बात हो रही है, रेशियो प्रोपोर्शन की बात होती है, और मैंने कहा था आपको ये चैप्टर जो है 99% रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही रिलेटेड है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की ही बात होगी इसमें। तो ये है थ्योरम कि अगर ABC कोई भी ट्राइंगल है, हमने एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है DE, मतलब BC के पैरेलल ड्रॉ किया है DE, सच दैट D और E ऑब्वियसली AB और AC पे रेस्पेक्टिवली लाई कर रहे हैं, देन AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC होगा। यही है BPT या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो ये थ्योरम है, मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आया होगा, आई होप। यस सर, क्लियर। यस सर। वेरी गुड, यस सर। ओके, तो थोड़े से बच्चे बढ़ गए हैं, है ना। ओके, ठीक है, अब देखते हैं इसका प्रूफ कैसे आया हुआ है। तो प्रूफ मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ इसका प्रूफ कैसे आया हुआ है। सबसे पहले तो ये देखो थ्योरम को प्रूफ कैसे किया जाता है। थ्योरम को प्रूफ करने के लिए लिखते हैं ना कि जो गिवन होता है वो फैक्ट पहले लिख देते हैं कि वी हैव गिवन ABC अ ट्राइंगल पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC, है ना। वी नीड टू प्रूव है, ये टू प्रूव है। हाँ सर बोलो। सर हम इसमें हम थ्योरम में ऐसे क्यों लिखा कि सर द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। सर ये तो हमें पता होगा ना सर कि डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वो होगा। इसमें क्या लिखा, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। हाँ, तो डिस्टिंक्ट साइड्स में इसलिए कहा गया है कि जैसे देखो, ठीक है, इस तरीके से ले लिया, ये अगर पॉइंट तुमने ले लिया, करेक्ट है, ये पॉइंट ले लिया, तो ये पॉइंट तो दोनों साइड के ऊपर है। डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब यहाँ पर ये है कि मेरे ख्याल से इसमें ये समझना जरूरी, यहाँ पर ये मेरे ख्याल से एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है इस चीज का कि आपको वो कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ना चाहते हैं। एनसीईआरटी जो वर्ड यूज कर रही है ना, वो परफेक्ट वर्ड्स यूज कर रही है, इसीलिए ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है कि डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे ही इंटरसेक्ट करेंगे। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेंगे ऑब्वियसली, सेम पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट कर नहीं सकते हैं, ठीक है। या ऐसे समझो इस चीज को आप कि ये मान लो ABC ट्राइंगल है, ठीक है, और ये D ले लिया, तो देखा जाए तो DA पैरेलल है किसके, AB के पैरेलल है। इस तरीके से कुछ कंफ्यूजन सा है, मतलब इसमें बेसिकली वो सेफ रहने के लिए कि दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है। सबके ऑब्जेक्शन यहाँ निकाल दी कि यहाँ पे गलती है। हाँ बिल्कुल, इस तरह की है कुछ की डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कह रहा है कि कुछ इसमें ऐसा हो सकता है, फिगर में ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है जहां पर कि आप एक यूजलेस सा कुछ चीज बना दो तो वो कंफ्यूजन ना रहे, तो इन्होंने इसलिए। सर हो सकता है कोई ऑब्जेक्शन हो ऐसा। हाँ बिल्कुल वही कह रहा हूँ, कुछ ऑब्जेक्शन ना हो, मतलब कुछ ऐसा आप फिगर बना दो जो कि उल जलूल फिगर बना दिया आपने, कुछ भी ऐसे ही फालतू का,
ठीक है। वैसे उसका भी एग्जांपल दे सकता हूं मैं, उसका भी एग्जांपल हो सकता है, अभी अभी नहीं स्ट्राइक कर रहा है, बट होगा ऐसा कोई एग्जांपल हो सकता है, इसीलिए डिस्टिंक्ट यूज किया हुआ है। एनसीईआरटी में एक एक वर्ड जो होता है ना वो नाप तौल के, है ना, सालों लगा देते हैं तब जाके टेक्स्ट बुक बनता है, इसीलिए इसके वर्ड का डेफिनेटली कोई ना कोई मीनिंग है, वो कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है। हाँ, कोई एग्जांपल आएगा दिमाग में अभी तो मैं बता दूंगा आपको कि ऐसा हो सकता है। देखो बेटा ध्यान से देखो, अब लेट अस जॉइन बीई एंड सीडी। अब इसमें देखो कैसे इन्होंने किया हुआ है, ये फिगर जो है, इस फिगर में देखो, एक तो ये EN परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया है, EN परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया है, और साथ ही साथ DM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया है। ठीक है, ये देखो। अब इसके बाद होगा क्या, जो बेसिक ज्योमेट्री जो 9th क्लास में तुम लोगों ने सीखा होगा कि एरिया ऑन द ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन हैव इक्वल एरिया। ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन हैव इक्वल एरिया, मतलब इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया सेम होगा। देख पा रहे हो सभी बच्चे, इस ट्राइंगल के एरिया की बात करें और इस ट्राइंगल के एरिया की बात करें, मतलब ये ट्राइंगल और दूसरा ये ट्राइंगल, सेम एरिया होगा। आई होप समझ रहे होंगे ये बच्चे। यस सर। ADB का जो एरिया होता है वो ABC के एरिया के बराबर होता है ना, या ऐसे भी कह सकते हैं ADC का जो एरिया होगा वो DCB के एरिया के बराबर होगा, DCB के एरिया के बराबर होगा। सॉरी कॉन्ग्रुएंसी लिख दिया था मैंने। ये एरिया ADB, क्योंकि बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस है, ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। 9th क्लास का ये थ्योरम है, अगर आपको ये याद हो तो, याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये देखो, अब बात करते हैं एरिया ADE और एरिया ADE बराबर होंगे, इसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है किसी को, यही चीज लिखा हुआ है। एरिया ADE कितना होगा, ADE कितना होगा, हाफ ऑफ AD इंटू EN, हाफ ऑफ AD इंटू EN। अच्छा एक मिनट ध्यान से देखना, एरिया DEB और एरिया DEC ये तो इक्वल होगा ही ना, मैंने अभी अभी जो बताया आपको, आई होप समझ में आ रहा होगा। ये जो मैंने बताया कि देखो ये जो यस सर, ये जो बेटा Yes, ये जो ट्राइंगल बन रहा है आपको दिख रहा होगा, ये ट्राइंगल जो दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ये बता के दिखाता हूँ मैं, बना के दिखाता हूँ मैं। ये देखो ये वाला ट्राइंगल जो है, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल एरिया इक्वल हो जाएगा, है ना। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एरिया इसमें DEB जो है वो एरिया DEB जो होगा वो DEB जो होगा वो DEC के बराबर होगा। रीजन इसका क्या है, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, दोनों, इसका रीजन क्या होगा, ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये रीजन होता है। दोनों को डिवाइड कर दो, तो एरिया ADE जो है, एरिया ADE अपॉन में एरिया DEB इक्वल टू एरिया ADE अपॉन में एरिया DEC लिख देंगे। अच्छा, एरिया ADE को दो तरीके से निकाला जा सकता है, एक बार AD को बेस लेते हुए एरिया निकालेंगे, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, AD इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, NE। और एरिया DEB निकालोगे अगर आप, DEB का एरिया, ध्यान से देखो सभी बच्चे ध्यान से देखो, DEB में अगर हम बात करें तो DB बेस है और EN जो है ना उसका हाइट है। EN हाइट है बेटा, EN हाइट है, DB बेस है और EN हाइट है। यहाँ पर कुछ EN हाइट कैसे? हाँ यहाँ पर कुछ, हाँ कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, जो बच्चे अलर्ट होकर के नहीं देख रहे थे उनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। देखो ये देखो, तो ये ऐसा फिगर है ना, ठीक है। तो अब इसमें क्योंकि यहाँ से एक्सटेंड किया गया है और ये परपेंडिकुलर है, देख पा रहे हो, जो फिगर को मैंने रिकंस्ट्रक्ट कर दिया है, दोबारा बना दिया है। यहाँ पर देखो EN, ये सब एक्सटेंसिवली वो वहां पे एक्सटेंड हो गया। हाँ बिल्कुल, ये देखो DB है, ये देखो DB ये है, उसका हाइट जो है वो EN है। ऐसा होता है ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हाइट कहाँ होगा। अगर तुम्हें ये देखो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना दिया मैंने, तो इसका एरिया निकालना है, तो ये अगर बेस लेते हो, ये बेस लेते हो, तो हाइट तो यही होगा ना बेटा, हाइट तो यही होगा ना, बाहर हो जाएगा ना ट्रायंगल के बाहर। हाँ तो EN हाइट है। ध्यान से देखो इस फिगर में ध्यान से देखो सभी बच्चे, ये देखो ये रहा EN हाइट है, ये EN हाइट है, ठीक है, और ये बेस है, ये ट्रायंगल है तुम्हारा, ठीक है, ये ट्रायंगल है। स्टिल विजुअलाइज करने की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया अभी तो आपको समझ में 100% आ गया होगा, आप खुद से विजुअलाइज करो, ठीक है, और तब 100% आप सीखोगे और फिर वो लंबे टाइम के लिए आपको याद रहेगा और आपकी थॉट प्रोसेस जो है रिफाइन होगी। वो तरीका यही है सीखने का।
ओके, ADE का एरिया में AD को बेस लेते हुए और NE को हाइट लेते हुए हमने ये एरिया निकाल दिया। ऐसे ही AD का एरिया यहाँ पर फिर से दोबारा आ गया ADE, तो AD का एरिया इस बार हम निकालेंगे हाफ इंटू AE इंटू DM, ठीक है, और ये हो जाएगा हाफ इंटू DEC का एरिया। ध्यान से देखो DEC क्या है, DEC क्या है, ध्यान से देखो बेटा, DEC को आप ध्यान से देखो क्या है। एक कलर से मैं इसको कलर कर रहा हूँ, देखो येलो कलर से। एक काम करते हैं, इसको ना ब्लू कलर से कर देते हैं। ब्लू कलर से मैं इसको यहाँ पर पेंट कर रहा हूँ, डार्क कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये देख पा रहे हो आप? अच्छा बन नहीं पाया। यस सर। ठीक है, इसका हाइट देख क्या लो। होगा, इसका हाइट क्या Yes, होगा? sir. EM DM क्या होगा? DM, ये ना, ये देखो, ये रहा एक साइड, ये रही दूसरी साइड, और ये बेस है, ये EC जो है ना, ये बेस है, तो हाइट क्या होगा? DM। हाइट क्या होगा इसका? DM। DM. तो यही करना था इसमें। तो अब यहाँ पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फार्मूला लगा देंगे। तो हाफ इंटू बेस इंटू बेस का फार्मूला लगाएंगे तो EC तो बेस है, ये रहा EC बेस, देख सकते हो आप, ये EC बेस है, और ये इसका हाइट है DM। देखो हाफ से हाफ कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, NE से EN कैंसिल, DM से DM कैंसिल, तो AD बाई DB AE बाई EC के इक्वल आ गया। यही करना था इस क्वेश्चन में, मतलब प्रूफ वाले पार्ट में यही करना था। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। आया समझ में? Yes, sir. सर ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन करने से पहले ना एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक और थ्योरम है वो भी देख लेते हैं। सॉरी, ये कहाँ से आ गया? ये रहा, रिवर्स इसका कन्वर्स है, इसको क्या बोलते हैं? BPT का कन्वर्स है, ये है कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ सर 1 मिनट सर। हाँ बोलो। सर बोलो। बीपीटी में कोई एक्सेप्शंस हो सकते हैं? नहीं, कोई क्या कह रहे हो, क्या हो सकते हैं एक्सेप्शन? कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। BPT एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके सर। हाँ, सर रिजल्ट में भी नहीं होंगे ना, रिजल्ट भी रिजल्ट से दूसरे रिजल्ट्स और बनाए जा सकते हैं, एक रिजल्ट से, उस रिजल्ट से, मतलब BPT के रिजल्ट से और नए रिजल्ट्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो रिजल्ट तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ही ना, वो तो वैलिड है बिल्कुल भी, उसमें तो कोई इशू है ही नहीं। आई होप समझ में आया होगा। Yes, ये है sir. कन्वर्स ऑफ BPT। देखो कन्वर्स ऑफ BPT क्या होता है वो समझते हैं। कन्वर्स ऑफ BPT ये है कि अगर आपको एक ट्राइंगल ABC दिया हुआ है और उसमें AD बाई DB की वैल्यू अगर AE बाई EC के इक्वल गिवन है, ये गिवन होगा, ये गिवन है, तो इसमें टू प्रूव जो है वो करना है आपको DE पैरेलल टू BC, ये प्रूव करना होता है। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या, लास्ट थ्योरम में क्या था? BPT जो एक्चुअल थ्योरम है उसमें क्या था कि ये दिया होता था, DE पैरेलल टू BC दिया होता था, AD बाई DB AE बाई EC के इक्वल प्रूव करना था। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर AD बाई DB इक्वल दिया हुआ है AE बाई EC के, और DE पैरेलल प्रूव करना है हमें BC के। तो बहुत ही आसान है इसको प्रूव करना। इसके लिए क्या किया जाएगा कि एक E डैश एक पॉइंट ले लेंगे, देख सकते हो आप, फिगर आपको सबको दिख रहा होगा। E डैश एक पॉइंट ले लो बेटा AC Yes, के sir. ऊपर, और फिर इस तरीके से लो, आपकी क्लेम ये करो आपकी, है ना, क्लेम ये करो कि DE तो पैरेलल हमें प्रूव करना है ना, तो मान लेते हैं कि चलो DE पैरेलल नहीं है, तो DE डैश जो है ना ये पैरेलल है, ठीक है, लेट DE डैश इज पैरेलल टू BC। तो BPT के अकॉर्डिंग तो फिर तो AD बाई DB जो है वो इक्वल होना चाहिए AE डैश अपॉन में E डैश C। BPT तो रूल यही कहता है ना, BPT थ्योरम हम यूज तो कर ही सकते हैं, है ना, क्योंकि BPT थ्योरम तो हम जानते हैं, तो वो तो हम यूज कर ही सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, E डैश एक पॉइंट ले लिया है सच दैट DE डैश इज पैरेलल टू BC, तो AD बाई DB जो है वो AE डैश बाई E डैश C के इक्वल हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो AD बाई DB किसके इक्वल दिया हुआ है? देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
AD by DB is given equal to AE by EC के, है कि नहीं? AE by EC के इक्वल। Yes, sir. तो हम मैथमेटिकल रीजनिंग से ये क्लेम कर सकते हैं, या यूं कहें कि यूक्लिड का जो एक्सियम हुआ करता था 9th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, कि अगर A B के इक्वल है और B C के इक्वल है तो A B C के इक्वल होगा। तो AD by DB जो है वो AE by EC के इक्वल है, बट AD by DB जो है AE dash by E dash C के इक्वल है। देयरफॉर AE by EC जो है वो AE dash by E dash C के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब AE dash अपॉन में E dash C मस्ट बी इक्वल टू AE by EC। उसका कोइंसाइड होना चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए। लेकिन अब इसमें देखो सीधा सीधा कंपैरिजन ये आएगा कि AE डैश और E डैश C अगर AE by EC के इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ, हाँ, E और E डैश जो है, E and E डैश मस्ट कोइंसाइड। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब तो साफ साफ ये समझ में आ रहा है कि AE डैश इज इक्वल टू AE एंड E डैश C इज इक्वल टू EC। देयरफॉर E मस्ट बी equal to E dash, that is E and E dash must coincide, है ना? A और E and E dash must coincide, और हम यहाँ से क्लेम कर सकते हैं E और E dash अगर coincide कर जाएंगे then DE is parallel to BC। कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो कोई। सर नीचे वाले से समझा दो। ये देखो ये चीज But तो if यहाँ, according- हाँ देखो यहाँ तक तो ये समझ में आया, ये AE डैश बाई E डैश C जो है वो AE बाई EC के इक्वल हो जाएगा। तो ये सीधी सी बात है ना कि Yes, sir. AE डैश जो है वो AE के इक्वल होना चाहिए। AE डैश AE के इक्वल कब Yes. होगा? AE डैश, ये देखो ना, ये देखो फिगर में देखो, ये जो AE डैश है वो AE के इक्वल कब होगा? जब वो E डैश E0 के इक्वल हो जाए, E डैश E0 के इक्वल हो जाए। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो भाई? AE डैश AE के इक्वल कब होगा? जब ये E और E डैश पॉइंट जो है कोइंसाइड कर जाए, मतलब E और E डैश के बीच का डिस्टेंस जो है वो 0 हो जाए। कोइंसाइड करने का मतलब होता है डिस्टेंस 0 हो जाए। Okay. ठीक है, Yes, sir. E एंड E डैश जो है वो सेम पॉइंट हो जाए। सेम पॉइंट होने का मतलब ये है कि कोइंसाइड कर जाए। तो E एंड E डैश मस्ट कोइंसाइड। ठीक है, और E और E डैश अगर कोइंसाइड कर जाएंगे तो DE पैरेलल हो जाएगा BC के। तब तो ये पॉइंट रहेगा ही ना। Yes, हाँ, तो यही चीज करना था इसमें। Yes, sir. अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि ये प्रॉब्लम ये है इसमें कि ज्योमेट्री थोड़ा सा विजुअलाइजेशन की चीज है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसमें आपको अलर्ट होकर के करना पड़ेगा। और अब तक आपने नहीं किया है सही तरीके से तो चैलेंज की तरह इसको लो और थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, थोड़ा सा अपने दिमाग को दोहराओ कि भाई ये कैसे क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि इसमें रेशियो की भी बात चल रही है, इसमें एक्सियम भी यूज हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे रीजनिंग्स लग रहे हैं इसके अंदर। अब मैं एक जल्दी फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि AD by DB AE by EC के इक्वल आपको दिया हुआ है, ये प्रूव करना है। अब ये थ्योरम, ये वाला पार्ट जो है ना, अगर किसी को समझ में अभी नहीं आ रहा होगा, उसका रीजन ये नहीं है कि वो कम सोच पा रहा है। इसका रीजन ये है कि इससे पहले जो हमने BPT प्रूव किया था ना, उसमें उसको बच्चों को इश्यू है। तो BPT नहीं समझोगे तो फिर वो कैसे आएगा? अब BPT कब नहीं समझ में आएगा? BPT आपको तब नहीं समझ में आएगा जब आपने एरिया थ्योरम सही से नहीं पढ़ा होगा। तो सारी चीजें कनेक्टेड है ना। अगर आपने पीछे की चीजों में अगर आपने लापरवाही की है तो उसका आपको यहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए सभी चीजों को टैकल करते हुए थोड़ा सा एफर्ट बढ़ाओ ताकि आपको 100% समझ में आए। और नहीं फिर भी नहीं थोड़ा बहुत समझ में आता है, थोड़ा बहुत डाउट है अगर, तो पूछ सकते हो मुझसे ऐसा। ओके, ये था कन्वर्स ऑफ BPT। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या करना है। नेक्स्ट टॉपिक, देखो ये एक एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया हुआ है, बट आपको ये रिजल्ट की तरह याद रखना है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि AD वही है, BPT ही है बेसिकली। देखा जाए तो BPT के अकॉर्डिंग क्या होता है? BPT के अकॉर्डिंग AD by DB जो है वो, ये BPT के अकॉर्डिंग होता है AD अपॉन में DE DB, AD अपॉन में DB AE अपॉन में EC के इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन अब एक नया क्वेश्चन आ गया है। ये एग्जांपल है जिसको आप कह सकते हो BPT से ही ये रिजल्ट आया हुआ है। तो ये कह रहा है कि AD by AB जो होगा, AD by AB जो होगा वो
AE बाय AC के इक्वल होगा। मतलब ये कि AD एक छोटा पार्ट है, साइड का छोटा सा पार्ट है, और AB पूरी लेंथ है, पूरी साइड है AB, वो इक्वल होगा AE अपॉन में AC के पूरा साइड। छोटा पार्ट ठीक है, छोटा पार्ट अपॉन में पूरा पार्ट AB, AD अपॉन में AB, छोटा पार्ट अपॉन में पूरा पार्ट इज इक्वल टू छोटा पार्ट अपॉन में पूरा पार्ट मतलब AC। ये इक्वल होता है, ये आपको प्रूव करना है। तो ये बहुत ही आसान है वैसे। देखो थ्योरम के अकॉर्डिंग कंपोनेंट और डिविडेंड इधर कंपोनेंट लगा दो सर। हाँ, ये थ्योरम हो गया। थ्योरम में क्या, थ्योरम इसके बाद उल्टा कर दिया इसको, मतलब AD बाई DB अगर AE बाई EC के इक्वल है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो DB बाई AD हो जाएगा, और इस AE बाई EC को EC बाई AE कर देंगे, उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल से ना, रेसिप्रोकल से आया हुआ ये ऊपर वाले को न्यूमरेटर इसको रेसिप्रोकल कर दिया। फिर इसके बाद दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे, 1 ऐड करेंगे तो और ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर इसको उल्टा कर देंगे तो ये आ गया, हो गया। देख सकते हो सारा गेम जो है वो मैनिपुलेशन का है, रेशियो का गेम है, रेशियो प्रोपोर्शन का गेम है, और इसमें आपको खाली रेशियो प्रोपोर्शन का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तो आप इजीली कर सकते हो। समझ में आया सबको? यस सर। ओके, तो इसको हम कहते हैं बेटा, ध्यान से देखना, बीपीटी ये कहता है, बीपीटी के अकॉर्डिंग जो है वो इसी फिगर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ये कहता है थ्योरम बीपीटी के अकॉर्डिंग। ओके, अब यहां से दो तीन और रिजल्ट्स निकाल देते हैं। कोरोलरीज बोलते हैं इसको, कोरोलरीज ऑफ बीपीटी, मतलब बीपीटी से ही नया रिजल्ट निकल के आ सकता है, उसको कोरोलरीज ऑफ बीपीटी कहते हैं, या बीपीटी से निकला हुआ रिजल्ट कह सकते हैं। तो देखो ध्यान से आप ऑब्जर्व करो, तो ये बहुत ही लॉजिकल है, इसको याद रखना। AD अपॉन में AB लेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, AE अपॉन में AC। DB अपॉन AB लेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, CE अपॉन AC। बिल्कुल, समझ पा रहे हो ये? ठीक है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं सर। हाँ, और इसको भी उल्टा करके लिख सकते हैं, DB बाई AD को हम EC बाई AE भी लिख सकते हैं, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को मेरे ख्याल से? तो ये दो रिजल्ट्स भी आप चाहो तो आप यूज कर सकते हो। ये बीपीटी से ही रिजल्ट आया हुआ है। छोटा पार्ट AD मतलब छोटा पार्ट, AD का मतलब क्या है, छोटा पार्ट, ये छोटा सा पार्ट जो है, और AB का मतलब पूरा पार्ट बड़ा सा, ये AB, AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC। ऐसे ही DB बाई AB लेंगे तो वो CE बाई AC के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपको रिजल्ट याद रखना चाहिए। आई होप ये समझ में आया होगा। यस सर। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये रहा एक्सरसाइज 6.2, बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है ये। थोड़ा सा कुछ बच्चों के लिए हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग हो, लेकिन कैलकुलेशन ही तो करना है बेटा, कैलकुलेशन ही करना है, बस सिंपल सा कैलकुलेशन करना है। तो ध्यान से देखो और करो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन। फर्स्ट पार्ट में देखो 6.17, ये फिगर 1 दिया हुआ है, कह रहा है DE पैरेलल है BC के, तो फाइंड EC फाइंड करो फर्स्ट वाले में। सर 2 आएगा, 2 सेंटीमीटर आएगा सर। सर 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर सर, सेम रेशो। यस, हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 × 1 इज इक्वल टू, सेकंड वाले का 2.4 सेंटीमीटर, पहले वाला सेकंड वाले में भी सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए, मतलब AD बाई DB का मतलब AD बाई DB तो 7.2 है, ये इक्वल होना चाहिए AE तो 1.8 है, अपॉन में 5.4, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 24.4, तो AD की वैल्यू आ जाएगी 2.4। आसान है बेटा, बहुत ही आसान है, ये देख सकते हो आप, DB इक्वल टू AE बाई EC। तो सीधा सीधा आपको एक 3 वैल्यूज दी हुई है, चौथा वैल्यू फाइंड करना है। AD पता नहीं था, बाकी सब पता है हमें, तो ये पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसानी से आ गया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट।
सेकंड पार्ट देखो बेटा, सेकंड पार्ट करो तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी। सेकंड क्वेश्चन, इसमें आपसे चेक करने के लिए कह रहा है कि वेदर EF इज पैरेलल टू, नहीं सर फिगर बनानी पड़ेगी शायद। फिगर नहीं है ये फर्स्ट फिगर में नहीं होगा। ये फिगर, ये दूसरे क्वेश्चन का फिगर है, ये इसका फिगर नहीं है, सेकंड का फिगर नहीं है ये। तो फर्स्ट वाले में पॉसिबल नहीं है सर फर्स्ट में पॉसिबल नहीं है। ये सर पॉसिबल नहीं है फर्स्ट में। सर सेकंड में है। फर्स्ट में नो नो पॉसिबल। सर सेकंड पैरेलल है। सर सेकंड और थर्ड में है, फर्स्ट में नहीं है। सर थर्ड में भी है। ये है, ठीक है। थर्ड में होगा। तो होना क्या चाहिए, PE बाई EQ जो है वो इक्वल होना चाहिए PF बाई FR के, PF बाई FR के, तभी हम कह सकते हैं कि वो होगा। तो PE कितना है बेटा, देखो 3.9 अपॉन में EQ कितना है 3 सेंट इक्वल होना चाहिए 3.6 अपॉन में 2.4। क्या ये दोनों 1.3 है? और सर 3/2, ये 3/2 आ रहा है, ये 1.3 आ रहा है, दोनों बराबर नहीं है, देयरफॉर ये पैरेलल नहीं होगा। मतलब EF जो है वो पैरेलल नहीं होगा। EF इज नॉट पैरेलल टू QR इन फर्स्ट केस, है कि नहीं? सेकंड में आ रहा है? यस सर। सर सेकंड में आ जाएगा 4/4.5 एंड ये 9। देखो दोनों रेशियोज बराबर आ रहे हैं क्या? कैसे पता करेंगे कि यस सर, दोनों को 2 से करने। दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, है ना? यहाँ पर भी 2 से, यहाँ पर भी 2 से, दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब सही है, पैरेलल होगा। यस, ये नहीं था, पहला वाला नहीं था, दूसरा वाला है। तीसरा वाला देखें अगर हम, तो ये भी होना चाहिए। तीसरा सर भी वो है। भी ऐसे ही हो जाएगा 2 से सर मल्टीप्लाई। है। दोनों 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यस, ये रेशियो भी 1/2 के इक्वल है और ये रेशियो भी 1/2 के इक्वल है, तो हो जाएगा 1/2 बराबर है, देयरफॉर ये पैरेलल होगा। इस केस में पैरेलल होगा। मतलब आपको क्या करना है बेसिकली कि ट्रायंगल पे चेक करके वैल्यूज रख के देखने हैं सर इसमें पहले माइनस करेंगे सर, क्योंकि पूरा PQ दे रखा है इसमें। किसमें सर थर्ड पार्ट में PQ दे रखा है। रेशियो इक्वल कैसे आ गया? सर माइनस करेंगे तो भी इक्वल आएगा। हाँ बिल्कुल, माइनस करके तब भी इक्वल आएगा। वेरी गुड, ठीक है। इस तरीके से करना था कि चेक ये करना था, ट्रायंगल बना दिया हमने, ये रहा PQR, फिर ये रहा EF, ठीक है। फिर पहले क्वेश्चन में जैसे ये 3.9 दिया हुआ है, ये 3.9 हो गया, फिर ऐसे ही यहाँ पर 3 लेना था, ऐसे ही 3.6 लेना था और 2.4 लेना था। तो देखेंगे तो पैरेलल ये नहीं होगा पैरेलल, ठीक है। फिर ये वैल्यूज चेंज करके देखें, 4 लेंगे, ऐसे ही यहाँ पर 4.5, है ना, इस तरीके से करना था। तो 2 क्वेश्चंस हो गए बच्चों, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। यस सर। यस सर। ओके, थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड की फिगर बनानी पड़ेगी। सर थर्ड की फिगर पिछले वाले में। सर पिछले वाले में पिछले वाली फिगर थी वो थर्ड की थी। ओह हाँ, ये थर्ड की फिगर है। एक मिनट रुक जाओ, ये है थर्ड की फिगर, यहाँ बना रहा हूँ। ओह, ये है थर्ड की फिगर। तो इजी है इसका प्रूफ तो। हाँ इजी है, बिल्कुल सही बात। इजी है। यस सर इजी हो गया। AM सर हो गया। AM और AB और AL और LC का प्रोपोर्शन ले लेंगे। फिर सर AN ND और AL LC ले लेंगे। AL और AL अपॉन LC कॉमन हो जाएगा, तो सर AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND। जैसे दोनों में AL अपॉन LC कॉमन यस सर प्रोपोर्शन हो जाएगा दोनों। AM बाई MB जो है वो क्या हो जाएगा, AL बाई LC के इक्वल होगा BPT से, ठीक है। सबसे पहली बात तो ट्रायंगल ACB में देखेंगे, अगर हम ट्रायंगल, ये रहा ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल ACB में अगर हम देखें, ये रहा ट्रायंगल ACB, तो इसमें क्योंकि ये ML पैरेलल दिया हुआ है BC के, तो AM बाई MB इज इक्वल टू AL बाई LC हो जाएगा।
ऐसे ही इन ट्राइंगल अगर हम देखें, कौन सा ट्राइंगल लेंगे बेटा, एसीडी में, एसीडी में सर लेकिन इसमें हमें कोरोलरी यूज करनी होगी ना सर, इसमें हमें AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD बताना है सर। यस सर, कोलोरली हो जाएगी। यस नहीं सर। नहीं, रुक जाओ कोरोलरी नहीं है ये, सीधा सीधा है, बीपीटी ही है। अच्छा AM बाय AB है, ओके ओके, यस सर। सॉरी यस सर, AM बाय कोलोरली MB है। लगेगी। हाँ, यहाँ से AM बाय MB है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि AM बाय AB जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, AL बाय AC। ठीक है, कोरोलरी ऑफ बीपीटी, कोरोलरी ऑफ बीपीटी। ओके, सेम लॉजिक से यहाँ पर दूसरे ट्रायंगल में NL को DC के पैरेलल लिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं AL बाय AC इज इक्वल टू AN बाय AD, है ना। यहाँ पर भी रीजन क्या लिखेंगे, कोरोलरी ऑफ बीपीटी, डायरेक्टली लिख दिया मैंने, एक बार में ही लिख दिया, है ना। और ये फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से देखें अगर हम, फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से देखेंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, AM बाय AB इज इक्वल टू AL बाय सॉरी AN बाय AD, ये है ना, हाँ AN बाय AD, यस यही प्रूव करना था, AN बाय AD आ जाएगा। वर्ड है ये, और भी थ्योरम के लिए यूज कर सकते हैं, बीपीटी में ही होता है सर। बीपीटी से ही है ना ये थ्योरम, बीपीटी का ही स्पेशल केस है। ओके सर। बीपीटी में 1 ऐड कर देते हैं तो ये रिजल्ट आएगा। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 4th नंबर। थोड़ी डिफिकल्टी हो अगर आप लोगों को तो वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, अगर कोई डिफिकल्टी इसमें हो, मान लो कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा हो तो रिकॉर्डेड वीडियो एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। 4th पार्ट देखो बेटा, सभी बच्चे 4th पार्ट करेंगे। हो गया सर ये भी आसान है, हो गया। सर, इसमें पहले AB ट्रायंगल लेंगे और ABC लेंगे, उसके बाद PF और AE पैरेलल है DE और AC से, तो उसको कंपेयर करके आ जाए। ओके ओके, हाँ देखो ये बहुत ही आसान है ये वाला भी। सबसे पहले तो देखते हैं ट्राइंगल को, देखते हैं हम लोग। इन ट्राइंगल ये पैरेलल लाइंस दिए हुए हैं, ये लाइन जो है ना इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। इन ट्राइंगल BAE में देखते हैं, BAE में देखते हैं, BAE में DF पैरेलल है AE के, क्वेश्चन में दिया हुआ है DF पैरेलल है AE के, तो सीधा सीधा BD बाई DA क्या हो जाएगा बच्चों, BD बाई DA किसके इक्वल हो जाएगा, BF बाय FE के इक्वल हो जाएगा, BPT से। हाँ, और फिर दूसरे ट्राइंगल में देखें अगर हम, BAC ट्राइंगल में देखें तो DE पैरेलल है किसके, AC के, DE पैरेलल है AC के, मतलब BD बाई DA किसके इक्वल हो जाएगा, BE बाय EC। हाँ ध्यान से देखो, हाँ कंफ्यूज मत होना बच्चों, ध्यान से देखो, ये BE है फिर ये EC है और ये लाइन पैरेलल है, दो अलग अलग ट्राइंगल्स में देखना है। पहले तो हमें BAE ट्राइंगल में देखना था, वहां पर ये दोनों लाइन पैरेलल थे, AE और DF पैरेलल था। अब दूसरे ट्राइंगल में देखना है BAC में, तो DE पैरेलल है AC के। ये इक्वेशन 2 है, BPT रीजन भी इसका भी रीजन BPT ही होगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम सीधा सीधा क्लेम कर सकते हैं। सर दोनों क्वेश्चन कॉमन वाले ही हैं सर, पिछली बार AC वाला कॉमन था और इस बार AB। हाँ मतलब कंपैरिजन करना है, यहाँ पर ध्यान से देखना है, विजुअलाइज करना है इस पिक्चर को, ठीक है। फिगर को ध्यान से देख करके समझना है कि इसमें दो बार बीपीटी यूज करना है और दो अलग अलग ट्राइंगल्स में बीपीटी यूज करना है। एक बार BAE में यूज करना था बीपीटी, ठीक है, एक बार BAE में करना था बीपीटी यूज, और फिर पूरे बड़े वाले ट्राइंगल BAC में करना था, है ना। तो यही चीज आपको इसमें समझाने की कोशिश की जा रही है कि दो अलग अलग ट्राइंगल्स में दो अलग अलग बार जो है बीपीटी यूज करेंगे और फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी BD बाई D आया हुआ है और इसमें भी BD बाई D आया हुआ है, तो दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएंगे, दोनों रेशियोज बराबर हो जाएंगे। इनफैक्ट पहला रेशियो अगर दूसरे के इक्वल है और पहला अगर तीसरे के इक्वल है, इसका मतलब दूसरा और तीसरा रेशियो भी बराबर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं बेटा? नो सर। नो सर। सर इस फिगर को हम ब्रेक करके लिख सकते थे ना, बना सकते हैं ना दो फिगर्स इजी करने के लिए। कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है इसमें, इसमें तो बहुत ही क्लियर है।
नहीं सर, मतलब अगर आगे भी आएगी तो ऐसे कर सकते हैं ना। हाँ हाँ वो कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है इसमें, इसमें जरूरत नहीं है, कर सकते हो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ध्यान से देखो बेटा सभी बच्चे, इसको फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी वैसा ही है ये भी वैसा ही है। 6.20 फिगर दिया हुआ है, डी पैरेलल है ओक्यू के। ओके जी, डी पैरेलल है ओक्यू के, ये लाइन पैरेलल दे रखा है ओक्यू के, तो साफ साफ दिख रहा है पी डी बाई डी ओ किसके इक्वल हो जाएगा, पी बाई ई क्यू के, है ना। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू में अगर हम देखें, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू में अगर हम देखें तो ई डी पैरेलल है क्यू ओ के, दैट मीन्स पी डी बाई डी ओ किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, पी डी बाई डी ओ इक्वल हो जाएगा पी ई बाई ई क्यू के। कैसे भाई, डी क्यू बीपीटी, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही डीएफ पैरेलल दिया हुआ है, ऐसे ही डीएफ पैरेलल दिया हुआ है किसके, ओ आर के पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखो आप, ध्यान से देखो इसमें, तो इसमें भी बीपीटी यूज करेंगे, तो इसमें बीपीटी यूज करेंगे तो इन ट्राइंगल पीओआर में अगर हम देखें, पीओआर जो ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, पीओआर ट्राइंगल, इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, पी डी बाई डी ओ इज इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर, बीपीटी, सेम लॉजिक, बीपीटी इक्वेशन नंबर 2, और इसके बाद लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पी डी बाई डी ओ यहाँ भी है, पहले वाले में भी पी डी बाई डी ओ दूसरे वाले में भी है, तो सीधा सीधा क्या लिख देंगे बच्चों, पी ई बाय ई क्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा पी एफ बाय एफ आर के, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पी ई बाय यस सर, क्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा, हाँ, और फिर यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ से फिर लिख देंगे कि भाई अब जो है ना ई एफ जो है वो ई क्यू क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा, कैसे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्यों भाई, अगर आपको कोई कह दे कि ये पी क्यू और ये ई क्यू का रेशियो पी एफ और एफ आर के रेशियो के बराबर है, तो क्लियरली वो ये लाइन जो होगा पैरेलल हो जाएगा इसके, है कि नहीं। यही तो बीपीटी का कन्वर्स था। यस सर, यस यस सर, सर, यस सर, इजी है सर। सर इजी है। ओके ठीक है सर इजी है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, उसके लिए फिगर मैं बना रहा हूँ, फिगर यहाँ पर अलग जगह दिया हुआ है, देखो देख लेते हैं। ये रहा फिगर इसका, सिक्स्थ क्वेश्चन का फिगर ये है, 6.21 फिगर। सर ये भी फिफ्थ की तरह हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सभी बच्चे ध्यान से समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बस ऐसे ही बैठे हुए हैं। यस सर, यस सर, कर रहे हैं सर। हो गया सर, यस सर, सही वाला भी इजी है सर। अनुभव, अनुभव मतलब सागर, बीपीटी से ए बी और कौन है ये, कोई बच्चा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोलते नहीं है बिल्कुल भी। यस सर, है ना कुछ सर आ रहा है बच्चे, समझ में। आ रहा है अनुभव, ठीक है, यस सर आ रहा है। ओके ओके ओके। कई सारे बच्चे इसमें हैं जो आज तक कभी बात ही नहीं की उन्होंने। आज किसने क्वेश्चन पूछा था, किसने क्वेश्चन भेजा था अभी क्लास में, कहा मैंने क्लास में पूछ लेना, कौन था बच्चा, आया क्लास में कि नहीं आया, मैंने कहा क्लास में पूछ लेना क्लास के बाद। सर कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं भेजा था किसी ने, एपी का या किसका था पता नहीं, मैंने ध्यान देखा नहीं। सर वो शायद हर्षुल मित्तल था मेरे ख्याल से। हर्षुल मित्तल था, चला गया वो। सर शायद उसने क्लास ज्वाइन नहीं करी आज। यस सर आज वो आया नहीं। ओके ओके ओके, मैंने कहा था क्लास के बाद पूछ लेना, आया ही नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। तो 6 नंबर क्वेश्चन बेटा देखो ध्यान से, आप लोगों ने किया है ट्राई, तो मैं बता देता हूँ इसको कैसे करना है जिन बच्चों के लिए, मेरे ख्याल से बताना तो नहीं चाहिए वैसे। ए बी इसमें देखो पैरेलल दिया हुआ है पी क्यू के, ये ए बी लाइन और पी क्यू लाइन पैरेलल है, तो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू में देखे बेटा, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू की बात करें अगर, सॉरी पी ओ क्यू की बात करें अगर हम, तो
इसमें ए बी पैरेलल टू पी क्यू गिवन है ना, तो गिवन है, ये गिवन है, लिख देते हैं गिवन। Yes, sir. फिर ये ओ ए बाई ए पी, ओ ए बाई ए पी इज इक्वल टू ओ बी बाई बी क्यू के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। कैसे? बीपीटी, बीपीटी से ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक, अच्छा अब ऐसे ही एसी पी आर के पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है जी, ये एसी जो है ये पी आर के पैरेलल है, एसी पी आर के पैरेलल है, तो इन ट्राइंगल ओ पी आर में देखो, मैंने तो देख लिया, तुम लोग भी देखो, ओ पी आर ट्राइंगल में एसी पैरेलल है पी आर के, तो ओ ए बाय ए पी जो है ये यहाँ से ओ सी बाई सी आर के इक्वल हो जाएगा, ओ सी बाई सी आर के इक्वल हो जाएगा। सेम लॉजिक, बी पी टी, रीजन क्या लिखेंगे? बीपीटी से, साइड सेम प्रोपोर्शन में होंगे। खाली इस ट्रायंगल पे फोकस करो, देखो बहुत सारे ट्रायंगल बना के कंफ्यूज कर रहा है तुम्हें, कंफ्यूज मत हो जाओ बच्चों, ठीक है। ये ओपीआर पे फोकस करो जिसमें एसी पैरेलल है पीआर के, तो ओ ए बाई ए पी इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर हो जाएगा। और ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ओ बी लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ओ बी बाई बी क्यू, क्योंकि ओ ए बाई ए पी यहाँ भी, ओ ए बाई ए पी यहाँ भी, तो इसका मतलब ओ बी बाई बी क्यू बेटा इक्वल हो जाएगा ओ सी बाई सी आर के। और ओ बी बाई बी क्यू, यहाँ से देखना ध्यान से इस फिगर में, ओ बी बाई बी क्यू अगर ओ सी बाई सी आर के इक्वल है, तो इसका मतलब हुआ कन्वर्स ऑफ बी पी टी से बी सी इज पैरेलल टू सी आर, क्यू आर सॉरी, बी सी इज कन्वर्स ऑफ बी पी टी, यस, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो आई होप समझ में आया होगा। यस सर, यस सर। एनी कंफ्यूजन, कोई किसी को कोई डाउट? नो सर, नो सर, सर बढ़िया आसान। ओके, 7th नंबर देखो, 7th क्वेश्चन देखो, यूजिंग थ्योरम 6.1, 6.1 मतलब बीपीटी, प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द midpoint of one side of a triangle is parallel to another side bisects the third side। ये कह रहा है रिकॉल दैट, ये मिड पॉइंट थ्योरम तुम लोगों ने पढ़ा, मिड पॉइंट थ्योरम, क्या था वो थ्योरम का नाम जो 9th में पढ़ा था, उसका नाम था मिड पॉइंट। ये कह रहा है कि एबीसी एक कोई ट्राइंगल है, तुमने अगर मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, डी अगर मिड पॉइंट है, तो अगर तुमने ये पैरेलल ड्रॉ किया है तो ये ई भी मिड पॉइंट होगा एसी का, मतलब इसमें गिवन ये बीपीटी से हो जाएगा। यस, वेरी गुड, गिवन एडी डीबी बराबर दे रखा है, डी मिड पॉइंट है मतलब एडी डीबी बराबर है, और ये भी दिया हुआ है कि डी पैरेलल है बीसी के। और टू प्रूव क्या करना है बच्चों? एई इज इक्वल टू ईसी हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, टीपी मतलब प्रूव। सर डन। हाँ वेरी गुड, एडी बाई डीबी को हम क्या लिख, एई बाई ईसी के इक्वल, ठीक है। ये कैसे भाई? बीपीटी के इक्वल, लेकिन एडी डीबी तो इक्वल है, एडी और डीबी तो इक्वल है, तो कैंसिल हो जाएंगे, फिर 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एई इज इक्वल टू ईसी हो जाएगा, ठीक है। रीजन इसका क्या है? हाँ, रीजन इसका लिखेंगे, एडी डीबी तो क्वेश्चन में इक्वल दिया हुआ है, देयरफॉर एई इज इक्वल टू ईसी, या हम यहाँ से ये कह सकते हैं ई इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, मिड पॉइंट ऑफ यस एसी, यही प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। आई होप समझ में आया होगा सबको। इससे समझ आ गया। यस सर, यस सर, अच्छे से आ गया समझ में, इजी था। ओके ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज खत्म हो गई ये वाली? हाँ, ये भी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन और हैं, एक मिनट रुक जाओ, 2। अगला क्वेश्चन शायद इसी के टाइप का है, मतलब सर वो मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स को प्रूव करना है। सर बताना में एडी टू कैसे कट किए हुए हैं? हाँ, आपने एडी और डीबी कट क्यों किए हुए हैं? सेम ऐसी है ना भाई, वो इक्वल है, एडी इक्वल टू डीबी इक्वल है, इक्वल है, वो मिड पॉइंट है ना। हाँ इक्वल है, इसलिए कट कर दिया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट, ये लो सर, ये वाला भी इजी है। करो सही, कन्वर्स है क्वेश्चन 7 का।
कन्वर्स सर डन। सर इसमें सर जैसे पहले से मिड पॉइंट से रखे तो सर AD अपॉन DB को हम इज इक्वल टू हाफ पहले से ले लेंगे और सर फिर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC तो सर उससे बाय कन्वर्स ऑफ BPT द थर्ड साइड विल बी पैरेलल। अच्छा मेरे वाले में से बीपीटी लग रही थी, इसमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी लग रही। prove that the line joining midpoints of any two side parallel to third side. Yes. हाँ तो जिन बच्चों को नहीं आया समझ में जल्दी देख लेते हैं। देखो मिड पॉइंट्स है ये D और E मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो D और E अगर मिड पॉइंट्स है तो ये साइड और ये साइड बराबर होंगे और ये भी बराबर होगा। ये सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है गिवन, ये देखो गिवन ये है कि D and E are mid points, D and E are mid points of AB and AC respectively. ओके जी, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है इसमें, DE इज पैरेलल टू BC, यही करना है ना प्रूफ बेटा, ठीक है। तो इसका प्रूफ क्या होगा, हाँ इसका प्रूफ बहुत आसान होगा कि AD बाई DB कितना हो जाएगा 1 क्यों भाई, क्योंकि AD और DB बराबर है और AE बाई EC भी क्या होगा 1 क्यों, AD और EC बराबर है, ठीक है, इक्वल है। तो फ्रॉम 1 and 2 हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 सॉरी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 from 1 and 2 AD by DB is equal to AE by EC और यहाँ से हम क्लेम कर सकते हैं DE is parallel to BC, क्यों भाई, कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT यही कहता है कि रेशियोज अगर इक्वल हैं, AD by DB अगर AE by EC के इक्वल है तो DE पैरेलल होगा BC के। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये, ठीक है जी। यस सर। यस सर। यस सर। ओके ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे। ओके सर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नो सर, आज कॉन्सेप्ट इजी था। ठीक है जी, अगली क्लास में मिलते इसका हैं। मॉड्यूल मिल जाएगा ना। बाय सर। बाय सर। ओके बाय। बाय सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, बाय सर, बाय एवरीवन, बाय। 6:30 मिलेंगे हम। गुड जॉब। नहीं कल भी 4:30 ही है भाई। हाँ आज के लिए कहना है। गुड इवनिंग एवरीवन।